हेलो गाइस। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इस वीडियो में मैं अपने प्रीवियस वीडियोस के जो टॉपिक्स थे उसको रिवाइज कराऊंगा और जो टॉपिक उसमें है उसको मैं एक बार फिर से रिकवर करूंगा। अब चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और वीडियोस को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है जो मैनेजर को डिसीजन मेक करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं कि ये मतलब कि नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा होता है। तो पहला तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। इट कैन बी अप्लाइड ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड नेचर, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे बड़ी हो, साइज का डिपेंड नहीं होता। अब आते हैं जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मैंने पहले बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा होता है। नेचर जनरल गाइडलाइन होता है मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो तो ये इस प्रिंसिपल से आप जो है सिर्फ आपको रास्ता पता चल जाएगा, उस रास्ते से आप अपनी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स आपको सिचुएशन या प्रॉब्लम से आपको बाहर नहीं निकालेगी, लेकिन सिर्फ आपको रास्ता दिखा देगी कि आपको कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। अब देखते हैं जनरल गाइडलाइन। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू एक्शन विच नीड टू बी adjusted यूज्ड एज द पर डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन की जैसी डिमांड रहती है वैसे गाइडलाइन जो है अपने हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सारे प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड होते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे। तो सारे प्रिंसिपल्स कहाँ से निकाले गए हैं? एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से। अब देखते हैं फ्लेक्सिबल। हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल। कैसा होता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल? फ्लेक्सिबल होता है। द प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड लाइक साइंस बट आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट नीड्स। बिजनेस इन्वायरमेंट नीड्स मतलब कि बिजनेस में जैसे जैसे इन्वायरमेंट में जैसी जिस तरीके की ज़रूरत होगी वैसे ये प्रिंसिपल अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल को आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है, इसीलिए इन प्रिंसिपल्स को सारे क्या है? फ्लेक्सिबल है। अब आता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियरल का मतलब होता है द प्रिंसिपल एम इन्फ्लुएंस अनप्रेडिक्टेबल कॉम्प्लेक्स डायनेमिक ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता रहता है, ह्यूमन की डेवलपमेंट होती रहती है, ह्यूमंस चेंज होते रहते हैं, उसी हिसाब से ये सारे प्रिंसिपल भी अपने आप चेंज होते रहते हैं। नाम वही रहता है लेकिन आप इसको अपने हिसाब से ये इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशन। इसका एग्जांपल दूंगा कि एज अ स्टूडेंट अगर आप हैं तो अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जिस प्रकार से कि जैसा कि आप जो कार्य आप जैसा जो का करेंगे जिस कारण की वजह से उस कारण की वजह से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जैसी मेहनत करेंगे वैसे फल मिलेगा, जैसे कि वही कह रहा हूँ। अब देखते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या कह रहा है? द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन सिचुएशन एट पर्टिकुलर टाइम हैंस अमेंडेड अकॉर्डिंगली। मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से सारे प्रिंसिपल अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आपको ये आप मैनेजर के ऊपर है कि सारे प्रिंसिपल्स कैसे यूज़ करता है। मैंने बताया ना कि सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं? एज अ पाथ है, एज अ पाथ। किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं तो उस आपको अगर रास्ता पता होगा, पाथ पता होगा, तो आप आसानी से उस सिचुएशन प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने क्या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए, ये सारे प्रिंसिपल्स कैसे क्या होते हैं। तो पहले देख लेते हैं। पहला ये कैसा आता है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, हर जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होती है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कहीं पे भी जाएंगे चेंज नहीं होगी। अब दूसरी आती है क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है। इवैल्यूशनरी मतलब हर वक्त के तरीके से चेंज होती रहती है, इवैल्यूएशन होता रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी, यस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती है, हर फिट हो जाती है। बिहेवियर इन नेचर, फिर बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे बताया कि स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया कि जैसे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट आपका अच्छा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अब आता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए।
अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, हैं तो किस लिए हैं, और अगर नहीं होते हैं तो क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, ये देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरत है हमें इन प्रिंसिपल की। पहला हमें आता है प्रोवाइड मैनेजर विथ यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मतलब कि मैनेजर को क्या करता है कि जो किताबी बातें हैं उनको इस प्रिंसिपल के हिसाब से एज अ रियलिटी दिखाता है, रियलिटी अच्छे से समझाता है। सारे प्रिंसिपल्स ऑन रियलिटी बेस्ड हैं, जिससे कि इनकी क्या होती है, नॉलेज इंप्रूव होती है, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, गाइडेंस टू द मैनेजर, मैनेजर को क्या करता है, गाइड करता है। अब दूसरा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आपके पास जो रिसोर्स है उसको अच्छे से यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू कोऑर्डिनेट यूज़ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि आप फिजिकली और फाइनेंशियली और ह्यूमन रिसोर्स के जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराइए। अब आता है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन ये है द टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक थॉटफुल जस्टिफिएबल, मतलब कि जो भी मैनेजर है उसको, मतलब कि जो एम्प्लॉय है या वर्कर है उसको एक फेयर सैलरी देनी है। तो जैसे जो वर्कर जो है जिस पेमेंट के लायक है उसको उस पेमेंट को देना ही उसका मैनेजर का फ़र्ज़ होता है, और उसका एम्प्लॉयर्स का हक होता है अपनी फुल सैलरी लेना। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना है तो उसको अगर पर यूनिट पे 2 रुपये 3 रुपये अगर इंक्रीज़ कर देती है तो मैंने जो वर्कर्स है वो मन लगा के काम अपना करेंगे, जिससे कि होगा ये कि वो 2 रुपये यूनिट जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, जिससे कि जो है उसका इंडिविजुअली भी ग्रोथ होगी और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ होगी। वो इस तरह की होगी कि अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, तो वो प्रोडक्शन की वजह से वो मार्केट में बेचेगी तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और इंडिविजुअली इसलिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो होगा, डेवलपमेंट होगा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करेगी तो सैलरी एम्प्लॉयर्स की मोस्टली इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मीट द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे देखते हैं क्या होता है। बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव डायनेमिक लीडरशिप, जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे वैसे लीडरशिप ह्यूमंस की क्या होती है, चेंज होती रहती है और इफेक्टिव होती है, मतलब और डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट होने लगता है। अब बैंक वाला मैंने एग्जांपल एक बार लिया था कि मैंने बताया था कि जैसे किसी बैंक वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो पहले सारे काम कैसे होते थे, ऑन पेपर होता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में सारे काम कैसे होते हैं, पूरा डिजिटल होता है, सारा काम कंप्यूटर से होता है। तो जैसे कि समय के हिसाब से सारे डेवलपमेंट और चेंजेस वगैरह होने लगे, वही यहाँ पे कह रहे हैं डायनेमिक लीडरशिप भी क्या होने लगी, वक्त के हिसाब से चेंज होने लगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, किसको गाइड करती है, किसको, मैनेजर की, कि मैनेजर की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, कि मतलब कि जो उसके नीचे जो वर्कर्स है लोअर लेवल वाले, तो उनको जो है प्रॉपर सैलरी देना, और कि वो उनको क्या चाहिए, क्या कैसी ज़रूरत है, कैसी नहीं चाहिए, सारे वो सब देखना। ये सब किस में आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और किसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गांव वगैरह रूरल एरियाज़ में है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी थोड़ा अगर इम्प्रूव कर देते या प्रॉब्लम सॉल्व कर देते तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारे ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि ये प्रिंसिपल्स भी गाइड करते हैं किसको, मैनेजर को, कि ताकि आप अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाइए। अब देखते हैं हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, एक तरह से ट्रेनिंग है, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा रिसर्च है। ये बात तो सही है। यहाँ पे ये क्या है, मैनेजमेंट एक ट्रेनिंग है, एजुकेशन है और रिसर्च है। अब देखते हैं कैसे। द हेल्थ प्रिंसिपल हेल्थ, तो इस प्रिंसिपल में क्या होता है, द प्रिंसिपल हेल्प इन इंक्रीजिंग नॉलेज विच इज़ यूज एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब कि इधर सारे प्रिंसिपल्स में ऑर्गेनाइजेशन में से क्या होता है कि मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन भी होता है और रिसर्च भी होता है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से काम आगे बढ़ता है। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
ओ इसी को हमें रिवाइज करना है। देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है। पहले हमने पढ़ा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। यस, हमें मतलब मैनेजर्स का जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को क्या करते हैं, यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मतलब कि जो बुक वैल्यू है, जो बुक में लिखे हुए हैं उसी को उनको क्या इजी लैंग्वेज में रियलिटी बताती है। कौन? प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। अब आते हैं दूसरा हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि अपने रिसोर्स आपके पास जो भी हो, जैसे फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्स जो भी हो, आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड आता है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन भी एक्सप्लेन कर दिया है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मीटिंग चेंजिंग द एनवायरनमेंट एंड रिक्वायरमेंट, फिर आता है एफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो हेनरी फील्ड प्रिंसिपल पढ़ने से पहले चलिए इनके हेनरी फील्ड प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं कि हेनरी फील्ड कौन थे, क्या था, क्या इनका अस्तित्व था। तो देख लेते हैं। हेनरी फील्ड वॉज बॉर्न इन फ्रांस 1841। कब बॉर्न हुए थे? 1841 में। ही गॉट डिग्रीड इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1866। 1860 में इन्होंने क्या लिया, माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री इनको मिल गई। एंड स्टार्टेड वर्किंग इंजीनियरिंग एज ए इंजीनियर, कोल माइनिंग कंपनी में ये काम करने लगे। फिर 1888 में इन्हें प्रमोशन मिला, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी बन गए, उसी कंपनी के मैनेजर ऑफ डायरेक्टर बन गए। फिर एट द टाइम द कंपनी वॉज द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, उसी टाइम जो कंपनी की सिचुएशन थी बहुत ही ख़राब थी। ही एक्सेप्टेड चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरल टेक्निक्स, इन्होंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी सारी मैनेजरल जो टेक्निक्स थी उसको अप्लाई किया। एंड कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन हैंड ही सक्सेड, और ये अपने प्लान में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से जो कंपनी जो इंसॉल्वेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी कंपनी की जो हालत ख़राब थी वो सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी। व्हेन ही रिटायर 30 ईयर्स, जब वो 30 साल के बाद रिटायर हुए थे, द कंपनी वॉज लीडिंग कोल स्टील कंपनी एज अ लीडिंग कंपनी बन गई विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, मतलब कि कंपनी बहुत ही रिच कंपनी बन गई। अब देख लेते हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे फ्योल के मेजर्स। हेनरी फ्योल बिकम हैज़ अ फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मतलब कि किसके बन गए, मैनेजमेंट ऑफ फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी इनको कहा जाता है, थॉट्स कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरल स्किल, इन्होंने एकदम क्लियर बता दिया था कि जो है टेक्निकल और मैनेजर स्किल में क्या डिफरेंस है। फिर उन्होंने बताया कि जो है ही आइडेंटिफाई कुछ मेन स्टेप्स द प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि क्या क्या। पहला आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जिसकी वजह से मैनेजमेंट हमारा वर्क करता है। फिर उन्होंने क्या डेवलप किया, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स निकाले विच एक्ट एज अ गाइडलाइन, जो मैनेजर्स के लिए कैसा काम करता है, गाइडलाइन काम करता है टू परफॉर्म मैनेजरल एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से सारे मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में एक परफेक्टली काम कर पाते हैं। तो ये तो था बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्योल। हिस्ट्री ऑफ फ्योल का लीजिए, बैकग्राउंड ऑफ फ्योल का लीजिए, लेकिन बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 2-3 लाइन भी अगर हेनरी फ्योल के बारे में लिख देते हैं, उसके बाद उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स आगे मैं कवर करूँगा, उसके बारे में अगर आपको लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे।